गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अश्वनी सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ASK स्टडी पर। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ और मैथ का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर। अब बात करें वास्तविक संख्याओं की तो इसमें आप लोगों का एक पहले वीडियो आ चुका है, उसमें हम लोगों ने किया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बाद आज हम लोग करने वाले हैं इसके अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्नावली 1.1 में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला सवाल क्या दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है। पहला सवाल जो दे रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो पिछला वीडियो जो हमारा था वो यही था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, दोनों का मतलब एल्गोरिदम मतलब होता ही है प्रमेयिका। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को जो ये पढ़ना है इसका HCF ज्ञात करना है, दो संख्याओं का HCF। और वो कैसे ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो HCF निकालना तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, लेकिन यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पीछे आप लोग पढ़े होंगे भाग विधि से HCF निकालना। वही चीज है, बस उसके कहने के तरीके को बदल दिया गया है। तो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले देखिए नीचे प्रश्न नंबर 1 दिया है, इसमें दो संख्याएं दी गई हैं 125 और 235। तो सबसे पहले हम लोगों को उसमें चुनना होता है कि कौन बड़ी संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें चुने कि कौन बड़ी संख्या है। देखिए पहले का हल यहां से करते हैं, पहले नंबर का हल है। ठीक है ना, हल करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले चुनेंगे कि कौन बड़ी संख्या है। तो देखिए इन दोनों में कौन बड़ी है, 235। ये बड़ी है किससे, 125 से। इतनी बातें सबको क्लियर है कि 235 बड़ी है 125 से। अब क्या करते हैं कि जब ये चुन लेते हैं कि कौन बड़ी है, तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात करें तो वो होता है क्या, A बराबर BQ प्लस R, जहां देखिए R जो है 0 के बराबर हो सकता है या इससे बड़ा हो सकता है, और इसका मान B से छोटा हो सकता है। ठीक है, ये सब चीजें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, ये पिछले वीडियो में हमने समझा दिया है। ठीक है, तो अब देखिए जब ये चुन लिए कि इन दोनों में से कौन बड़ी है, तब इस प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अगला देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहां पे देखिए, यहां पे ये वाली संख्या बड़ी है, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे A की जगह पे। A की जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए A की जगह पे हम लोग लिखेंगे ये 235। ठीक, फिर बराबर। अब इसमें समझना है कि इसमें B के जगह पे लिखना है 125 को। कितना लिखना है, 125 को। अब गुणे इसमें क्या आ रहा है, Q के जगह पे क्या लिखेंगे, और फिर प्लस R की जगह पे क्या लिखेंगे। ये चीज हम लोगों को समझना है कैसे करेंगे। तो अब देखिए इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है, 135 में आप 125 का भाग दीजिए। यहाँ पे क्या है, 235 है, और इसमें हम लोग भाग देते हैं कितना, 125 का। कितनी बार जाएगा, अगर इसको हम 2 बार ले जाएंगे तो ये 250 हो जाएगा, जो इससे अधिक थे। 1 बार ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे, 1 बार। तो यहाँ पे हो जाएगा 125, और जब इसको इसमें से घटाएंगे तो 0 बचेगा, 1 बचेगा और 1 बचेगा, 110 बचेगा। ठीक, इतनी बातें क्लियर। तो 110 बचा, तो 110 को क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये जो 1 आया है ना, ये जो 1 आ रहा है, इसी को हमको किसके जगह पे रखना है, Q के जगह पे रखना है। तो 1 को हम लोग रख लेते हैं Q के जगह पे। अब प्लस जो 110 आया है, ये R के जगह पे रखना है। ये जो शेष आ रहा है किसके जगह पे रखना है, R के जगह पे रखना है। ठीक है, तो R के जगह पे यहां पे क्या रखेंगे, 110। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को क्लियर होगी। पहले कैसे हम लोग रखें, सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसको A के जगह पे रख लेंगे।
ठीक, जो छोटी संख्या है उसको हम लोग b के जगह पे रख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुणे q आ रहा है, गुणे q, तो q को कैसे निकालेंगे। अब क्या करते हैं कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं, और जब भाग देंगे तो एक बार जाएगा, मतलब इतना जितनी बार यहां जाएगा वहां q के जगह पे वही संख्या रखी जाएगी। ठीक है, अब क्या है, शेष जो बचा वो r के जगह पे रखा जाएगा। इतनी बातें सबको क्लियर है। ठीक, अब यहां पे हम लोगों को देखना क्या है, जब इस रूप में इसको व्यक्त कर लिए तो हम लोगों को हमेशा इस रूप में व्यक्त करने के बाद यही चेक करना होता है कि क्या यहाँ r का मान 0 आया है। जब r का मान हम लोगों को 0 प्राप्त होगा वही संख्या उसकी HCF हो जाती है, जिससे कि वो पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ से 125 से इसमें भाग दिए थे तो एक यहाँ पे आया था, 110 शेष बचा था। कोई एक ऐसी संख्या आएगी कि जब भाग देंगे तो यहाँ पे शेष 0 आ जाएगा, तो ये जो संख्या से भाग देंगे वही संख्या उसकी क्या होगी, HCF होगी। तो देखिए आगे क्या करते हैं। अब देखिए दूसरा क्रम बनाते हैं। तो दूसरा क्रम बनाने के लिए क्या करना है कि ये जो शेष आया है ना 110, इसी का भाग देते हैं किसमें, जिससे पहले हम लोग भाग दिए थे, मतलब 125 में। यहाँ पे रहा 125, यही रहा ना, 125 को क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे 125। जब आप लोग भाग विधि से HCF निकाल रहे थे तो उसको याद करिएगा इसी तरह से कि जो शेष आता था उसका फिर पुनः इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 110। यहाँ पे शेष क्या बचा, शेष इसको घटाएंगे तो शेष बचेगा 15। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या हुआ था कि जो शेष आया था उसी का इस वाले में भाग दिए थे 125 में, जो भागफल आया, फिर इसका शेष 15 बचा। तो सेम उसी तरह से 110 को पुनः लिखेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, देखिए 110, अरे 110 नहीं, यहां पे लिखेंगे हम लोग ये बीच वाली संख्या जो होती है, जैसे यहाँ पे बीच वाली 235 थी तो बीच वाली संख्या को यहाँ पे लिखते हैं एक जगह पे 125 बराबर। अब देखिए क्या आया, 110 में 1 का गुणा किए तो ये हो जाएगा 110 गुणे 1 और प्लस कितना 15। ठीक है, फिर से ये यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे, देखिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हमको दिखाना होगा r नॉट इजिकल टू 0, इसलिए पुनः ये प्रयोग किया गया है। फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगी है। ठीक है, यहाँ पे दिखाएंगे पहले कि r नॉट इजिकल टू 0, मतलब r का मान यहाँ पे 110 आया है, 0 नहीं आया है, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन से ये काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी चेक करते हैं, क्या r बराबर 0 आया है, r नॉट इजिकल टू 0। ठीक है, फिर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, इसको इसके नीचे लिखेंगे यहाँ पे 110 और इसमें कितने का भाग देंगे, 15 का। कितनी बार जाएगा, 9 बार, ये हो जाएगा 105। यह कितना बचा, 5 बचा। तो फिर बीच वाली संख्या को एक जगह पर रखेंगे, क्या हो जाएगा 110 बराबर। अब देखिए 15 में कितने का गुणा, 9, यहाँ b का मान कितना 15 और गुणे q का मान कितना 9, देखिए यहाँ q का मान 9 और प्लस शेष कितना 5। ठीक है, बताइए r बराबर 0 है, नहीं है, तो r नॉट इजिकल टू 0, पुनः r नॉट इजिकल टू 0। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे, फिर इसमें 5 का किस में भाग देंगे, अब 15 में भाग देंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा और ये क्या हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। ठीक, और जब शून्य आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए फिर पुनः इसको लिखते हैं, बीच में 15 है तो यहाँ पे एक की जगह पे क्या आ जाएगा 15, फिर क्या हो जाएगा 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 और प्लस क्या हो गया, शून्य हो गया। r बराबर यहाँ पे आ गया 0, r बराबर 0। तो पहले ही बताए थे कि जब तक r का मान शून्य नहीं आता है तब तक हम लोगों को HCF नहीं मिलेगा। यहाँ r का मान शून्य आ गया है, इसका मतलब इसका जो ये वाली b संख्या है यही इसकी क्या है, HCF है। अतः हम लोग लिखेंगे, अतः देखिए यहाँ पे, अतः 235 और 125 का HCF 5 प्राप्त होता है।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF ज्ञात कर सकते हैं। और ये वाली चीज आपको बुक में दिखानी नहीं है, इसको आप लोग कहीं और करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग क्या करेंगे, कहीं और नोट करेंगे। ये वाला जो पोर्शन है ये मतलब सवाल लग गया, ये वाला आप लोगों को अलग से करना है, कहीं दिखाना उखाना नहीं है बुक में, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए इसका दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न इसी का प्रश्न संख्या 1 का दूसरा करते हैं। दूसरे को हल करें यहां से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना था, इन दोनों संख्याओं में चुनना है कि कौन संख्या बड़ी है। तो देखिए यहां पे क्या है, 38,220 बड़ी है ना 196 से। क्या किसी को ऐसा भी लग रहा है कि छोटी है, नहीं ना, चलिए ठीक है। तो ये जो संख्या है ये बड़ी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको a की जगह पे लिखेंगे। क्या था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, a बराबर BQ प्लस R, यही था ना। तो a की जगह पे बड़ी वाली संख्या को लिखते हैं। बड़ी वाली संख्या कहाँ है, ये रही। तो ये हो गया ठीक, बराबर b के जगह पे क्या रखेंगे 196 गुणे। अब हम लोगों को चाहिए q का मान और r का मान। q का और r का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 196 का छोटे वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग दे देंगे, ठीक है। और बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9, एक ही बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 196। थोड़ा इसको घटा लिया जाए, क्या बचेगा 6, यहाँ 7, 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा 8, ठीक है। और यहाँ बचा 1। अब फिर यहाँ से उतार लेते हैं हम लोग किसको, 2 को। ये हो जाएगा 1800, ये है 96। तो इसको हम लोग ले जाते हैं कितनी बार, 9 दूना के 18, 9 बार जाएगा। 9 का इसमें गुणा, 9 पचे बदल, 9 छके 54 को 4 हासिल 5, 99 81 और 5 86 हासिल 8 हो गया। और 9 एक में 9 और 8 17, इसको घटाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, घटाएंगे इसमें से 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ 15 में से 6 जाएगा 9, ठीक है। यहाँ 7 7 हो गया, 0 हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, इसको कह सकते हैं। बस बचा क्या 98, यहाँ पे हो जाएगा क्या 0। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 900, 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो ले जाइए, 4 छके 24 को 4 हासिल 2, 4 9 36 और 36 37 38 हासिल 3, ठीक है। 4 एक में 4 3 7, इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 1, 196, ठीक है। 196, गलती लगा दिए यहाँ पे। यहाँ पे ये जाएगा 5 बार। कितनी बार जाएगा, 5 बार। और 5 बार ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 980, ठीक है। और 980 आ जाएगा तो ये कट के क्या आ गया, 0 आ गया। और जब कट के 0 आ गया तो यहाँ पे लिख देंगे 196 और प्लस क्या हो जाएगा 0। तो यहीं पहली ही लाइन में ये क्या प्राप्त हो गया, आर का मान। देखिए यहाँ पे पहली ही बार में ये हो गया r बराबर 0। अतः क्या हो जाएगा, अतः अतः 38,220 तथा 196 का HCF कितना हो जाएगा, 196 होगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए आगे इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। ये रहा पहला और ये रहा दूसरा। अब तीसरे को देखते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा
इसको पहले वाले को दूसरे वाले को मिटाते हैं तब तीसरे को करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए तीसरा क्या है, तो सबसे पहला हम लोगों को काम क्या करना है, चुनाव करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो यहाँ पे देखिए 67 क्या है, बड़ा है किससे, 225 से। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है, जो बड़ी संख्या होगी उसको एक जगह पे लिखते हैं, 8 6 7 बराबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको इसके जगह पे लिख दिए, उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, अगला समझिएगा, ये जो है इसका b के जगह पे लिखते हैं और गुणे q का मान ज्ञात करना है और प्लस r का भी मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात किए थे, बड़ी वाली संख्या में छोटी का डिवाइड करिए, 225, ठीक है, कितनी बार जाएगा, 8, 4 3 बार जाएगा, ठीक है, 5 3 15 को 5 हासिल 1, 3 दूना के 6 1 7 और 3 दूना के 6। इसको यहाँ से घटाते हैं तो यहाँ बचेगा 2, 16 में से 7 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 1 192, ठीक है, शेष क्या बचा 192। तो यहाँ जो Q का मान आ गया वो 3 आ गया और शेष R का मान जो आ गया 192 आ गया, ठीक है। पुनः अब क्या करेंगे कि 192 का डिवाइड करेंगे कितने में, 225 में, कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा 192, और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे ये एक हासिल लेके यहाँ पर भी 3 33, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी शेष का मान, यहाँ शेष का मान क्या 0 आया है, R नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। फिर पुनः इसका प्रयोग करेंगे तो अब देखिए बीच वाली संख्या को एक के जगह पे 225 बराबर, अब देखिए इसका गुणा इसमें 192 गुणे 1 और प्लस शेष, ठीक है, R नॉट इक्वल टू यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब देखिए इसमें डिवाइड करते हैं फिर किसका, 33 का, 192 का, और जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5 बार, 5 बार ले जाओ, 5 6 के 30, 5 3 15 को 5 हासिल 1 और 5 3 15 1 16, इसको घटाते हैं, यहाँ पे 12 में से 5 जाएगा 7 और यहाँ 8 में से 6 जाएगा 8 बचे ना, हाँ 8 में से 6 जाएगा 2, 27। अब क्या करेंगे, इसको फिर लिखेंगे, बीच में क्या है 192 और किससे डिवाइड कर रहे हैं, किससे है, ये है 33 गुणे R का मान इसमें 5 है और गुणे प्लस शेष क्या बचा 27। फिर 27 का डिवाइड करें में किस में, 33 में, 27 का 33 में डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 27, बचेगा 6, ठीक है, 6 बचेगा। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ नॉट R इक्वल टू 0 है, पुनः आगे इस प्रक्रिया को बढ़ाएंगे तो बीच वाली संख्या 33 A के जगह पे B के जगह पे जिससे भाग दे रहे हैं वो आ जाएगा और गुणे कौन सी संख्या, जितना आ रहा है वो और फिर प्लस शेष, ठीक। फिर 6 का डिवाइड करेंगे किस में, 27 में, 6 चौके 24, 3 शेष बचा, यहाँ R नॉट इक्वल टू 0, पुनः उस प्रक्रिया को लगाएंगे तो ये हो जाएगा 27 और गुणे 6 गुणे 4 और प्लस 3, ठीक है। फिर यहाँ R नॉट इक्वल टू 0 हो गया, पुनः क्या करेंगे, 3 का डिवाइड देंगे किस में, 6 में, कई बार जाएगा, 3 दूना के 6, ये गया कट, यहाँ पे आ गया 0, R का मान क्या आ गया 0 आ गया। तब लिखेंगे यहाँ पे 6 बराबर 3 गुणे 2 और प्लस 0, यहाँ हो गया R बराबर 0। अतः ये वाली संख्या जिससे भाग दे रहे तो वो क्या हो गया HCF। तो लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, 867 और 225 का HCF 3 होगा, ठीक है।
इसका पहला प्रश्न समाप्त हो गया। अब करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। तो चलिए देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट, दूसरा प्रश्न देखते हैं। और दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये कह रहा है, पढ़ते हैं इसको, देखिए क्या है। देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं वो 6q + 1 के रूप में हो, या 6q + 3 के, या 6q + 5 के रूप की ही होती हैं। यानी कह सकते हैं कि जितनी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं पाई जाती हैं उन्हें हम इन रूपों में लिख सकते हैं। 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं, 6q + 3 के रूप में लिख सकते हैं, या 6q + 1 के रूप में लिख सकते हैं, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। ये बात कर रहा है। तो इसको करने से पहले, सबसे पहले तो हमको एक पॉइंट मानना होगा कि माना a एक सम पूर्णांक है, नहीं, a एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो सबसे पहले मानते हैं। देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, देखिए, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक नहीं, धन पूर्णांक लिख देते हैं, धन पूर्णांक है, ठीक है। जब हम लोग a को मान लिए कि a एक धन पूर्णांक है, तब देखिए अगर इसकी बात करें, इसमें 6q + 3 दिया है, 6q + 5 दिया है, 6q + 1 दिया है, ठीक है। तो 6q दिया है, यानी यहां b का मान क्या दिया है, 6 दिया है। तब यहां पे हो जाएगा b बराबर कितना, 6। और b बराबर 6 का आप लोगों ने एक उसमें पढ़ा होगा, क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। तो देखिए यहां पे करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या था, देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ये था कि जो r का मान होता है ये 0 के बराबर या इससे बड़ा होता है, और b से क्या होता है, छोटा होता है। तो b का मान चूंकि यहाँ क्या है, 6 है, तब देखिए क्या हो जाएगा, 0 के बराबर या इससे बड़ा r का मान और इसके 6 से छोटा। तब यहाँ से यदि हम लोग r का मान निकालें, तब r बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि r का मान हमेशा क्या है, 6 से छोटा है, ठीक है। और जब 6 से छोटा है तो अब सबके लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम सबके लिए देखेंगे कि r का मान 0 के लिए क्या आएगा, 1 के लिए क्या होगा, 2 के लिए क्या होगा, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, ठीक है। तो पहला अगर इसमें हम लोग पॉइंट देखें, r बराबर 0 के लिए a का मान निकाले ना, r बराबर 0 के लिए क्या निकालेंगे, a का मान। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा क्या, 6b और 6q, क्या होगा, 6q और प्लस क्या हो जाएगा, r का मान 0। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q हो जाएगा, और 6q में से 2 हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो a बराबर लिख सकते हैं 2 कोष्टक में 3q, इसको लिख सकते हैं। यानी 2 जब इसमें से हम लोग बाहर निकाल लिए, यानी यह 2 इसको इसमें क्या व्यक्त कर रहा है, यह 2 ये व्यक्त करता है कि यह एक सम धन पूर्णांक है। क्या व्यक्त कर रहा है, इसमें से 2 बाहर निकला ना, यानी ये व्यक्त कर रहा है कि जो ये संख्या है 6q, ये एक सम धन पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः नीचे लिखेंगे यहाँ पे, अतः a बराबर 6q एक सम धन पूर्णांक को व्यक्त करता है, धन पूर्णांक को व्यक्त
करता है। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट करते हैं। देखिए दूसरा, ए बराबर आर बराबर किसके लिए? 1 के लिए। दूसरा पॉइंट है आर बराबर 1 के लिए ए का मान। ठीक है, तब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर 6Q और प्लस आर का मान क्या है? 1 है। ठीक, अब प्लस आर का मान 1 है तो क्या इन दोनों से 2 कॉमन लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। इन दोनों संख्याओं से 2 कॉमन है, ये नहीं है। इसका मतलब 2 कॉमन नहीं है तो ये एक विषम धन पूर्णांक को व्यक्त करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बना लेंगे समीकरण नंबर 1। लिखेंगे अतः 6Q + 1 से 2 कॉमन नहीं लिया जा सकता, लिया जा सकता। अतः यह एक विषम धन पूर्णांक है। ठीक है, ये इसका दूसरा रहा। तीसरा पॉइंट को इसमें देखते हैं। तीसरा क्या कहता है? तीसरा r बराबर 3 के लिए, 3 के लिए a के मान, a का मान। ठीक है, r बराबर 3 के लिए a का मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर, ये क्या हो जाएगा, r बराबर 3 के लिए यहाँ 1 के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ 2 के लिए निकालते हैं। किसके लिए निकालते हैं? 2 के लिए। देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, r बराबर 2 के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 6Q + 2। इन दोनों में से 2 को कॉमन किया जा सकता है तो a बराबर क्या हो जाएगा? 2 कोष्टक में क्या हो जाएगा? 3Q + 1, ये हो जाएगा। अब जब ये हो गया तो अतः यह किसको व्यक्त करेगा? यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः 2 कोष्टक में 3Q + 1 एक समधन पूर्णांक को व्यक्त करता है। समधन पूर्णांक को व्यक्त करता है। चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा ये है कि r बराबर किसके लिए? 0 के लिए हो गया, 1 के लिए हो गया, 2 के लिए हो गया, अब 3 के लिए। r बराबर 3 के लिए a का मान। ठीक है, r बराबर 3 के लिए a का मान निकालते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, a बराबर 6Q हो जाएगा, 6Q और प्लस r के जगह पे क्या आ जाएगा? 3 के लिए निकालना है तो 3। अब देखिए क्या इनसे 2 कॉमन लिया जा सकता है? देखते हैं यहाँ पे a बराबर 6Q + 3 दिया है, ये आया, तो इसमें से हम लोग 2 कॉमन नहीं ले सकते। जब 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं इसका मतलब ये है कि ये एक विषम पूर्णांक को व्यक्त करता है। ठीक है, मतलब ये भी कह सकते हैं कि ये 2 का गुणज नहीं है, और 2 का जब गुणज नहीं है इसलिए यह एक विषम पूर्णांक को व्यक्त करता है। ठीक है, दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। 6Q + 3 2 का गुणज नहीं है, अतः यह एक विषम धन पूर्णांक को व्यक्त करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका 5वां पार्ट क्या है। 5 नंबर, 5वें में देखेंगे तो r बराबर 4 के लिए
ए का मान। r बराबर 4 के लिए देखते हैं, तब क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 4। देखिए क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 4। इसमें से 2 कॉमन हो सकता है, और 2 कॉमन हो सकता है, अतः यह समधन पूर्णांक को व्यक्त करता है। इसको कर लीजिएगा समीकरण नंबर 2। समधन पूर्णांक को व्यक्त करता है। ठीक है, अब देखिए इसके लास्ट वाला पार्ट क्या है, छठा है r बराबर 5 के लिए। r बराबर 5 के लिए क्या हो जाएगा, a के मान, a का मान। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 5। अब देखिए इनमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता, यानी ये 2 का गुणज नहीं है, ये 2 का गुणज नहीं है, अतः यह विषम धन पूर्णांक को व्यक्त करता है। विषम धन पूर्णांक को व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये रहा आपका दूसरा सवाल। अब आगे बात करें तो आगे आप लोगों को जो आगे वाले सवाल हैं वो अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर सारे सवाल को एक वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज यहीं तक करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।